जय माता दी दोस्तों। अभी हम लोग वंशागति के आणविक आधार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम रूपांतरण की खोज की थी। इन्होंने अपना प्रयोग न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस पर किया था। एक बात, इस प्रयोग से पहले एक बात नोट कर लीजिएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। एस स्ट्रेन वाले न्यूमोकोकस जीवाणु न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि आर स्ट्रेन वाले जीवाणु न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने पहला जो प्रयोग किया, इन्होंने पहले प्रयोग में चूहे में एस प्रकार का जीवाणु डाला। चूहे में एस प्रकार का जीवाणु डाला तो उन्होंने क्या देखा कि चूहा के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और चूहा मर गया। इन्होंने अपने दूसरे प्रयोग में चूहे के अंदर आर प्रकार का जीवाणु प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा चूहा जिंदा रहता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। इन्होंने अपने तीसरे प्रयोग में आर एस प्रकार के जीवाणु को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके चूहे में प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा कि चूहा जिंदा रहता है, क्योंकि ताप के कारण एस प्रकार का जीवाणु मर जाता है। इन्होंने अपने चौथे प्रयोग में गर्म किए गए एस प्रकार के जीवाणु को आर प्रकार के जीवाणु में मिलाकर चूहे में प्रवेश कराया तो देखा कि चूहा मर जाता है, क्योंकि एस जीवाणु के रोग पैदा करने वाले कारक आर जीवाणु में संचरित हो जाते हैं। इस कारक को डीएनए कहा गया। एस प्रकार के जीवाणु का न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक आर प्रकार के जीवाणु में संचरित हो जाता है। इस कारक को डीएनए कहा गया। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए के माध्यम से गुणों का संचरण होता है और जिसे रूपांतरण कहा जाता है। आगे है एवेरी, मैक्लियोड एवं मैकार्टी का प्रयोग। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोगों को प्रयोगशाला में दोहराया। इन्होंने क्या किया देखते हैं हम लोग। इस प्रयोग के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए को अलग अलग कांच के पात्र में रख दिया। फिर उन्होंने इन पात्रों में आर स्ट्रेन वाले जीवाणुओं को डाल दिया। फिर उनमें एस स्ट्रेन वाले जीवाणु डालने पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पात्र में एस स्ट्रेन जीवाणु का कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन डीएनए वाले पात्र में एस स्ट्रेन का लक्षण दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए सबसे पहले क्या किया, इन्होंने 3 पात्र लिया। एक पात्र में इन्होंने प्रोटीन, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट, तीसरे में डीएनए को डाल दिया। इन तीनों में ही इन्होंने आर स्ट्रेन वाले, जो कि न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसे डाल दिया। इसके बाद मृत एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को इन तीनों पात्रों में डाला गया। इन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले पात्र में एस स्ट्रेन वाले जीवाणु का कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन डीएनए वाला जो पात्र था उसमें एस स्ट्रेन का लक्षण दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए के कारण ही एक से दूसरे में गुण जाता है। आगे हमारा हर्शे और चेज का प्रयोग देखते हैं हम लोग। वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफाज। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा दिखाया कि जीवाणुभोजी का डीएनए ही जीवाणु में प्रवेश करता है। संक्रमण के बाद जीवाणु कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफाज का गुणन होता है। अपने प्रयोग के लिए हर्शे एवं चेज ने ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन रेडियोधर्मी P32 एवं S35 वाले माध्यम में किया। जब इन्हें जीवाणुभोजी से संक्रमित करवाया गया
तो पाया गया कि जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में H35 उपस्थित है, जबकि डीएनए में अनुपस्थित। इसी प्रकार जीवाणुभोजी के डीएनए में फास्फोरस 32 उपस्थित था, जबकि प्रोटीन आवरण में अनुपस्थित। अब रेडियोधर्मी P32 वाले जीवाणुभोजी से जीवाणु को संक्रमित करवाया गया तो देखा गया कि सारे जीवाणु रेडियोधर्मी हो जाते हैं, जबकि रेडियोधर्मी सल्फर 35 वाले जीवाणुभोजी से जब जीवाणु को संक्रमित करवाया गया तो देखा गया कि जीवाणु कोशिका रेडियोधर्मी नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डीएनए ही संक्रमण में भाग लेता है। इसको ध्यान से एक बार देखेंगे हम लोग। हर्शे एवं चेज ने प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग के लिए क्या लिया? इन्होंने प्रयोग के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का जो संवर्धन है किसमें कराया? तो रेडियोधर्मी P32, फास्फोरस 32 एवं सल्फर 35 में इन्होंने संवर्धन कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में H35 उपस्थित है, जबकि डीएनए में अनुपस्थित। हम लोग इसमें एक बात याद रखेंगे कि डीएनए में क्या उपस्थित है। डीएनए में क्या उपस्थित था? तो फास्फोरस 32 और प्रोटीन आवरण में सल्फर 35। ये बात दिमाग में रखेंगे हम लोग। अब रेडियोधर्मी P32 में क्या उपस्थित था? डीएनए उपस्थित था इसमें। जब इसका P32 वाले जीवाणुभोजी से जीवाणु में संक्रमित करवाया गया तो देखा गया कि सारे जीवाणु रेडियोधर्मी हो जाते हैं। क्योंकि इसमें डीएनए उपस्थित था तो इसका गुण दूसरे जीवाणु में आ गया और जिसके कारण सारे रेडियोधर्मी हो गए। और जबकि रेडियोधर्मी H35 इसमें प्रोटीन आवरण में यह उपस्थित था, इस डीएनए में अनुपस्थित था। इसीलिए जब इसका संक्रमण जीवाणुभोजी का संक्रमण जीवाणु से करवाया गया तो ये सभी जीवाणु कोशिका रेडियोधर्मी नहीं हुए। H35 वाले में रेडियोधर्मी नहीं हुए, लेकिन P32 वाले में रेडियोधर्मी हो गए, क्योंकि P32 वाले में डीएनए प्रेजेंट था, उपस्थित था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक मॉडल का डीएनए की संरचना हम लोग संक्षेप में देखते हैं। डीएनए जो होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। ये द्विकुंडलित सर्पिलाकार तस्सीढ़ीनुमा संरचना होती है। एक प्यूरीन और एक पाइमिडीन ठीक सामने जुड़े होते हैं। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग संक्षेप में डीएनए की संरचना। डीएनए और आरएनए में अंतर महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए और आरएनए में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अंतर, डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका के केंद्रक में नहीं पाया जाता है। डीएनए का आणविक भार अधिक होता है, आरएनए का आणविक भार डीएनए की तुलना में कम होता है। डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। डीएनए एक प्रकार का ही होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो मैसेंजर आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो पहला मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोजोनल आरएनए। इसके बाद डीएनए से आनुवांशिक सूचना इधर से उधर जाती है या आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है, जबकि आरएनए कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं देती है और मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ओके, आगे है जैव सूचना विज्ञान। जीव विज्ञान का वह क्षेत्र
जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के विकास में किया जाता है। ओके, हमारा अगला है लेक ऑपेरॉन मॉडल। लेक ऑपेरॉन मॉडल, इसको किसने बनाया था? इसको जैकब और मोनोद ने बनाया था। याद रखिएगा आप लोग, जैकब और मोनोद। देखते हैं लेक ऑपेरॉन मॉडल में क्या क्या है। ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज शुगर को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। इसके विघटन के लिए एक एंजाइम बीटा गैलेक्सिटोज की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शुगर के विघटन के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ओके, यहाँ देखते हैं लैक्टोज शुगर किसकी आवश्यकता होती है? बीटा गैलेक्सिटोज, और क्या क्या बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यह इसका मॉडल रहा। मॉडल को यहाँ से हम लोग समझेंगे। ई कोलाई में 3 संरचनात्मक जीन लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक्टोज ए पाया जाता है। ओके, इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने के लिए जो जीन उपस्थित होता है उसे कंट्रोल जीन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। ये सारे लैक्टोज मॉडल में आ जाएंगे, हमारा लेक ऑपेरॉन मॉडल में आ जाएंगे। ओके, फिर से इसको देखते हैं। लेक ऑपेरॉन, इसका खोज किसने किया था? जैकब और मोनोद ने। ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज शुगर को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए इसके विघटन की आवश्यकता होती है। इसके विघटन के लिए एक एंजाइम बीटा गैलेक्सिडोज की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शुगर के विघटन के बाद यह किस में बदलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाता है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद ई कोलाई में 3 संरचनात्मक जीन लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक्टोज ए पाया जाता है। इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने के लिए जो जीन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कंट्रोल जीन कहते हैं। कंट्रोल जीन में क्या क्या आता है? रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। और ये पूरी संरचना क्या हो गई? हमारा लेक ऑपेरॉन मॉडल। ओके, इस वीडियो को आप लोग 2 से 4 बार देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी समस्या आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।